सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज खबर सुबह सामने आई कि जब ईरान ने कुछ अड्डों पर, फौजी अड्डों पर, कुछ तनसीबात पर जो इराक में अमरीका की हैं उस पर कुछ रॉकेट्स फायर्स किए, उसके बाद दोनों जानिब से कुछ बयानात भी सामने आ रहे थे। लेकिन इस सारे अमल में अब पूरी दुनिया तवज्जो है रखे हुए ईरान पर और इस वक्त अमरीका की सूरत हाल पर। मामला ये है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो अमेरिका का जो नुकसान होगा या जो ईरान का नुकसान होगा, उससे बढ़कर ये मामला ईरान के साथ जुड़े हुए ममालिक और ख़ित्ते के ममालिक, नेटो के ममालिक, इन तमाम का नुकसान। और जो बार बार बात की जा रही है कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वो खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकता है। आज ही आपने देखा आलमी मंडी में हर जगह बड़ी मंदी देखने में आई है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कीमतें फौरी तौर पर बढ़ गई हैं और फौरी तौर पर हमने ये भी देखा कि सोने की कीमत भी पूरी दुनिया में वो बढ़ गई। ये तीन चार इंडिकेटर्स होते हैं जब पूरी दुनिया में ऐसे पैदा हो जाएं। आपको याद होगा 9/11 से लेकर उसके बाद जिस मुल्क पर भी अमेरिका का जो हमला हुआ, अमेरिका की चढ़ाई हुई, उसके बाद यही सूरत हाल देखने में आई है। अब ईरान बहरहाल डट गया, उसने फौरी तौर पर जवाब भी दिया है, लेकिन ये वो पहले इब्तदाई स्टेप्स होते हैं कि इस किस्म के जवाबात दिए जाएं। जंग का मामला बहुत आगे है या वाकई हम जंग की जानिब बढ़ रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब से भी हम बात करेंगे और हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल हयात जब्बाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी। फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि इस वक्त जो है ईरान और अमेरिका वो अब आमने सामने आने की सूरत हो गई है, जंग व जदल का बन गया मामला, तो बाकायदा जंग की जानिब ये बढ़ रहा है इस वक्त सूरत हाल। इस तरह जिक्र किया अभी कि पहले अमेरिका का हमला और फिर ईरान का हमला जिस तरह हो रहा है, उसमें फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो आपने देखा कि अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया था और ईरान ने भी उसके जवाब में कुछ बेसिस को हिट किया है, जो नेचुरली जिसकी तफसीलात अभी आ रही हैं, और वो बेसिस के अंदर अमेरिकन फ़ौजी कितने थे या क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं ये अभी कंफर्म होना बाकी है। तो उसमें फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो जो एक ओवरऑल जिसको आप एक कन्वेंशनल बॉर्डर वॉर कहते हैं, जिस तरह अमेरिका ने जाके इराक़ पे हमला किया था और वहाँ कुवैत में फ़ौजें उतारने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से इराक़ी फ़ौज के साथ लड़ाई शुरू की, तो वो सूरत हाल तो फ़िलहाल बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो पैरिटी या जो एक कन्फ्रंटेशन के लिए या एक अटैक के लिए जो लाइनिंग अप चाहिए ट्रुप्स की, उसके लिए आपको किसी न किसी सरजमीन की परमिशन की ज़रूरत है। जैसे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं अपना ईरान के साथ, वहाँ आप इराक़ में जाएं या ऊपर सीरिया में जाएं, या आप फिर उसके बाद कुछ अपनी मैरीटाइम फोर्सेस इस्तेमाल करें, उनको पोजीशन करें, कोई वॉर शिप्स को पोजीशन करें। तो अभी तक वो चीज़ें तो अमेरिका की तरफ से सामने नहीं आ रही हैं। और लेकिन ये है कि ये मिज़ाइल अटैक या अमेरिका की तरफ से किसी चीज़ को हिट करना, अब उसके अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है कि वो जो अमेरिकन का जो स्टेटमेंट थी कल्चरल साइट्स को हिट करने के अलावा से, उसके ऊपर दुनिया का भी बड़ा रिएक्शन आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी रिएक्शन आया, और अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे डेमोक्रेट्स की तरफ से कुछ ऐसी जो है वो करारदादें हैं मूव होती नज़र आ रही हैं, जिसमें वो ट्रंप को किसी भी ऑल आउट वॉर की तरफ जाने से रोकना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि अमेरिका जो है वो किसी ऑल आउट वॉर में इन्वॉल्व हो। और आपने देखा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इस वक्त पुतिन जो हैं वो सीरिया में मौजूद हैं, और सीरिया की और ईरान की कंटिग्यूटी आपको पता है, और आपको पता है कि
सीरिया, टर्की और ईरान का आपस में एक जो इराक़ में या सीरिया में दाइश को ख़त्म करने के लिए कुर्दिश के ख़िलाफ़ एक मुख्तलिफ़ सेगमेंट से जो है उनकी लड़ाई या उनकी रेजिस्टेंस या उनकी जो है अटैक्स वो जारी हैं। तो इस सूरत हाल में फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो आपके जो होते हैं ना फोर्स साइटेड डिप्लॉयमेंट जो अपना आपकी मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट होती हैं या जैसे अमेरिका होगा तो नेचुरली उसने ड्रोन्स के ज़रिए या कुछ वॉरशिप्स के ज़रिए जो है ईरान को मिसाइल्स के ज़रिए इस तरह करके हिट करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ याद करने वाली एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। सही, वो ये है कि इस पे हम साहब आगे भी बात करेंगे कि ये आमने सामने आने वाला मामला है, ये किस तरह से बढ़ सकता है। नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया अब 21वीं सदी में जब से बड़ी है, 9/11 का वाक़या हो या फिर उसके बाद इराक़ का मामला, ये दो बड़े वाक़यात थे जो अमेरिका ने बाकायदा तौर पर चढ़ाई या जंग की सूरत अपनाई। उसके बाद ये लग रहा था कि अब जैसे अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकल रही हैं, ये मामला ठंडे होंगे, अमन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। ईरान ना तो अफ़गानिस्तान है, ना ही ईरान इराक़ है कि वो उस तरह की मज़ाहमत न कर पाए, तो ख़ित्ते के लिए तो बहुत ख़तरा बन रहा है। आपने बजा कहा, अमेरिका की असल हकीकत ये है कि एक गैर ज़िम्मेदार सुपर पावर है और जब से इसने ये दर्जा हासिल किया है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसने अपनी बुनियादी हिकमत अमली जंग को ही रखा है। कोरिया वार, वियतनाम वार और उसके बाद अफ़गान वार, एक मुसलसल अफ़गान वार, उसको तो 40 साल हो गए, किसी न किसी तरीके से अफ़गान वार अब भी मौजूद है। फिर अमेरिका की तरफ से इराक़ पर चढ़ाई और फिर शाम के अंदर मुदाखलत और उसके बाद बहार अरब का एक पूरा तवील दौरानिया का एक ड्रामा, ये सारा कुछ होता रहा है। असल बात ये है कि सुपर पावर कोई कितनी भी बड़ी हो, बहरहाल उसके कोई ना कोई ज़िवाल के असबाब मौजूद होते हैं। अमेरिका की बतौर सुपर पावर ज़िवाल के बड़े असबाब मौजूद हैं और वो तेज़ी से बहुत बड़े और बहुत गहरे होते जा रहे हैं। चीन का आलमी मईशत में बहुत तेज़ी से बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ते हुए इराक़ अमेरिका से भी आगे निकल जाना उसका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और दुनिया की बहुत बड़ी इकनॉमी है ये, और इसका कंजम्पशन जो है वो एनर्जी का वो भी सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त चाइना है। और चाइना के आगे बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरफ को आ रही हैं, यानी एशियन ममालिक की तरफ आ रही हैं। ख़ास तौर पर हमारे रीजन में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। साउथ एशियन रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन और मिडल ईस्ट के रीजन में वसाइल मौजूद हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और बतौर सुपर पावर और एक तेज़ी से पीछे हटती हुई सुपर पावर अब अपनी बका के लिए या अपनी उस हैसियत को बरकरार रखने के लिए ये हथकंडे अख्तियार कर रही है। उसने एक टूल अपना पाल लिया है इंडिया के अंदर। मोदी को एजेंडा ये दिया गया है कि एशिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के इम्कानात को महदूद तर नहीं, उनको ख़त्म किया जाए। सही। और वो इस एजेंडे पर काम कर रहा है। और चाइना को किसी तरह से रोका जाए, पाकिस्तान को एंगेज रखा जाए। यहाँ जैसे बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है, सी पैक जो न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के है बल्कि इसी से गुजरता हुआ वन बेल्ट वन रोड है, जिसमें पूरा यूरोप भी है, अफ्रीका तक के ममालिक हैं, तमाम उसमें वो टच करते हैं। ये आपको बड़ा अहम तज्जिया है लगारी साहब कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको महदूद नहीं बल्कि ख़त्म रखा जाए, ये अमेरिका का इस खित्ते के हवाले से। और अगर कोई चीज़ उभर रही है तो फिर इस किस्म के हमले और इस किस्म की हमाकतों के ज़रिए वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फैसल अयाज अबाना साहब, सर आपको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बकौल आप पहले ही बड़ी मुश्किलात का एक सिलसिला था। अब अगर आलमी मंडी में मामलात ख़राब हो जाएंगे तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो वैसे ही कर्ज़ों पर चल रहा होता है और दुनिया की मईशतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मईशत बन रही होती है, तो फिर तो आपकी हुकूमतों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता ये मामला तूल पकड़ता है ईरान और अमेरिका का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब भी किसी भी खित्ते में कोई जंग के असरात मुरतब होते हैं तो ना सिर्फ वो मुल्क बल्कि वो पूरा खित्ता जो है उसको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या जो पाकिस्तान की इकॉनमी के असबाब हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं। और जिस तरह के आज और कल दो दिनों में मैं समझता हूँ कि आपने अपनी शुरू के बाद में बात की कि ऑयल की प्राइसेस और जो सोना है उस गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो उसका इम्पेक्ट ना सिर्फ जो है इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा है। तो इस हवाले से ये बात बिल्कुल ठीक है और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो आज मौक़िफ़ है वो ये है कि हम किसी सूरत में भी इस खित्ते में जो जंग है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो बॉर्डर पे पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका की ईरान पर हमला या ईरान का उसके रिस्पांस में अमेरिका की फोर्सेस पे या उनकी बेस पे हमला हो, तो ये पाकिस्तान किसी सूरत में भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस खित्ते के तकरीबन बहुत सारे अपने हम मनसब वज़राए ख़ारजा से राब्ते में हैं और उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम चाहते हैं कि इस खित्ते को किसी तरह पुरअमन किया जाए, ऐसे मसाइल से बचा जाए जो मसाइल जो हैं जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की खारजा फॉरेन मिनिस्टर ने जो कल अपनी स्टेटमेंट दी है पार्लिमान में, वो बड़ी उनकी मुस्बित स्टेटमेंट थी और पॉजिटिव उन्होंने बात की और उसका इम्पेक्ट जो है आज कुछ नज़र आना भी शुरू हुआ है कि आज हमले के बाद ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उसने भी कुछ इसी तरह का इजहार किया है, जिससे मैं समझता हूं कि हो सकता है कि ये स्टेज हम सोच रहे हैं उस स्टेज की तरफ ना बढ़े, खुदा करे कि ऐसा ही हो कि उस स्टेज तक मामला ना बढ़े, क्योंकि ये ही इस खित्ते के लिए और बाकी तमाम ममालिक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो 21वीं सदी है वो मुआशी तरक्की की है। 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 1, 2 और बहुत सी जंगें लड़ चुके हैं ये तमाम ममालिक, शायद अब उससे आगे आने की बात है। अब तो सारी रेत मईशत के हवाले से है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहते हैं कि ये मामला ब्रिगेडियर साहब आमने सामने रहा है, अब आमने सामने आगे खड़े हुए ईरान जौहरी ताकत नहीं है, तो क्या ईरान अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? ये बड़ा सवाल इस वक्त किया जा रहा है। नहीं, आमने सामने मौजूद नहीं है। आमने सामने का मतलब है कि जिस तरह आपने देखा ना ईरान, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अमेरिका ने हमला करना था इराक़ पे, तो कुवैत में उसने फोर्सेस उतारी और अपना गल्फ़ कंट्री में मिडल ईस्ट में फोर्सेस उतार के फिर वहाँ से उसने जनरेट की। वहाँ पे एक लाइनिंग अप हुई, टैंक खड़े हुए, उसके पीछे इन्फेंट्री खड़ी हुई और फिर उसने जाके बॉर्डर क्रॉस किया और हमला किया। और वहाँ पे दूसरी साइड पे इराक़ के जो गार्ड्स हैं और इराक़ की जो फोर्स है वो खड़ी हुई थी और वहाँ पे उनके भी स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रही थी। तो फ़िलहाल जो ईरान की जो पोजीशन है तो वो ये है कि ईरान को ये नो डाउट कि अमेरिका ने मुख्तलिफ बेसिस के ज़रिए ईरान को सराउंड किया हुआ है और उसके अंदर अगर आप ताकत निकालें तो मेरा ख्याल है कोई मौत मैक्सिमम लेके जाएंगे। तो इस वक्त जैसे 3500 ट्रुप्स अभी उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं कुवैत में, तो मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा अगर फिजिकल एसेट्स की तरफ जाएंगे तो उनके 50 से 60 हज़ार फौजी मौजूद होंगे जिनको आप फुट सोल्जर्स कहते हैं। उसके लेकिन आपको एक हमला करने के लिए पूरी की पूरी एक असम्बली तरतीब देनी पड़ती है ना, जिसमें आपके फुट सोल्जर होंगे, टैंक शिकन गाड़ियाँ होंगी, मिसाइल होंगे। वो अभी वो एक ईरान को उन्होंने बेसिस अपने जहाँ पे उनके परमानेंट बेसिस हैं, जो आप इवन ओमान में चले जाएँ, वहाँ पे आप इराक़ में चले जाएँ, टर्की में चले जाएँ, यहाँ पे जहाँ उनके एयर बेसिस भी मौजूद हैं, आप काज़ाकिस्तान में या किर्गिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पे बेसिस हैं, तो उसके ज़रिए ईरान सराउंड हुआ है। लेकिन उनको फिज़िकल असॉल्ट की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ईरान जो है वो जो कुछ करने की कोशिश करेगा या जो कर रहा है वो वही है जो आज आपको होता नज़र आया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया में जिस तरह चीज़ें चलेगी उसमें लगता है कि कोई ना कोई अपना कुछ क़ुव्वतें हैं जो ये इस जंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता फिर कि ये जंग सिर्फ ईरान और दरमियान हो, फिर बहुत सारे और भी प्लेयर जो नहीं भी आना चाहते वो भी दरमियान में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी चाइना बहुत ट्रेड कर रहा है ईरान के साथ। आपको पता है चाबहार में भी इवन वहाँ पे भी फॉरेन इंटरेस्ट है। फिर रशिया वहाँ पे मौजूद है और टर्की और रशिया का एक अलाइंस है। और दुनिया में जो ब्लॉक बढ़ रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान के बाद इलाकों में ईरान का बड़ा
हादर नॉर्दर्न अलायंस के साथ या हज़ारा ट्राइब जिसके साथ है, वो बड़ा ट्रेडिशनल उनके साथ लिंकेज चली आ रही है, कासिम सुलेमानी के ज़माने में उनके साथ। सही, अच्छा बिल्कुल सही है लगारी साहब, वही बात जो आप कर रहे थे कि इस खत्ते के अंदर जो सूरत हाल अमरीका कर रहा है, लेकिन अमरीका के साथ साथ यहाँ पर जो आगे बढ़ रही हैं ताकतें, वो चाइना है, रशिया उसके साथ है, तो उनको भी तो ये दिख रहा है कि कितना सरमाया अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त चाइना का लग रहा है, कितने जो कोलैबोरेशन चल रही है चाइना ईरान की भी, और रशिया और ईरान के ताल्लुकात भी आपके सामने, तो ये भी तो ताकतें हैं मौजूद जो इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूर दबाव करें। हर दौर की सुपर पावर किसी न किसी ताकत से चैलेंज भी होती रही है और ज़वाल का शिकार भी होती रही है। हमारी पिछली सदी के आखिर में सल्तनत खिलाफत उस्मानिया सबसे बड़ी सुपर पावर थी और बरतानिया उसको चैलेंज कर रहा था, और बरतानिया एक बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा और उस खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका और ईरान की कशीदगी के मामलात के हवाले से। अगर साहब आपकी उस वक्त बात काटी हमने, उसके लिए माजरत भी, ये आप उसको जोड़ रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया का जब ये इख्तिताम हो रहा था और आज एक सुपर पावर है अमेरिका, आप समझते हैं कि इसके भी ज़वाल के अब मामलात शुरू हो गए? मेरा ख्याल है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें अंदरूनी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी थीं जो हर सुपर पावर के आखिरी दिनों में पैदा होती हैं। यानी जो शरीफ मक्का थे वो बरतानिया को खतूत लिख रहे थे कि जनाब हम अलग होना चाहते हैं खिलाफत उस्मानिया से, हमारी जान छुड़ाई जाए, और उनके वो खतूत रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, मेरी किताब में शामिल हैं, और सारे जो उन्होंने गवर्नर को जो काहिरा में होता था उसको लिखे थे। बहरहाल एक खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ और बरतानिया बतौर सुपर पावर, अब्सलूट सुपर पावर के सामने आया। फिर बरतानिया के साथ जो बरतानिया ने जो गलतियां की, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, वो उसके ज़वाल का सबब बनी हैं। और बरतानिया का ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में जो किरदार था उसने उसके ज़वाल के लिए वो आखिरी, फिर बाद में तो ज़ाहिर है दूसरी जंग अज़ीम ने जो है, पहली जंग अज़ीम ने खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया बतौर सुपर पावर, और दूसरी जंग अज़ीम ने जो है ख़ात्मा किया है बरतानिया का बतौर सुपर पावर। अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और आपके तवस्सुत से मैं कारीन से को भी यकीन से कहता हूँ कि दुनिया पर जो नुकसानात होंगे शायद उसका कोई मदावा नहीं हो सकेगा अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है। लेकिन अमेरिका वो दुनिया को धमकियाँ देता है कि तुम खंडर के दौर में चले जाओगे, अमेरिका खुद खंडर के दौर में चला जाएगा। इतनी भयानक जो है ये जंग सूरत हाल अख्तियार कर सकती है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई। वो तो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया, वियतनाम वार से अभी तक अपने आप को कोरिया वार से नहीं संभाल पाया, अफगान वार से नहीं संभाल पाया है, और अभी तक अपने आप को इराक वार से नहीं संभाल पाया है। और उसके बावजूद मिस एडवेंचर होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका को कौन समझा सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा की तो वो बात सलामती कौंसिल को खातिर में नहीं लाते हैं। आप अफ़गान और इराक हमलों के हवाले से भी माजी में देख लें, फिर कौन होगा जो उसको रोक सकता है? नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल ही ज़ीरो है ना। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये याद रखिए कि मैंने पहले बात करता आया हूँ कि UNO जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, वो यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन गई है। और जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन का गटर्स वो डायरेक्ट एम्प्लॉय बन गया है अमेरिका के ट्रम्प का या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का। सो देयर इज़ नो होप कि आपकी कोई UNO कोई रोल प्ले करेगी जंग बंदी में। लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ या अभी जो नज़र आ रही है, जैसे मैंने आपका मारूजी हालात के तहत जो चीज़ नज़र आ रही है जी, उसमें तो ये है कि अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं जो इस जंग को रोकना चाहती है। जैसे नैन्सी पेलोसी का एक
आया, कोई डेमोक्रेट्स के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कोई करारदाद लेके जाना चाहते हैं जंग को रोकने के लिए कि ट्रंप जो है वो जंग के अंदर ना जाए। पेंटागन ने अपने आप को डिस्टेंस किया कुछ चीज़ों से। फिर मैंने आपसे जैसा किया कि दुनिया में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। इवन जो यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल का जो बयान आया, उन्होंने जो कहा, या बरतानिया का जो आया, तो इसमें मेरा अगर कोई रोकेगा तो वो यूएनओ नहीं रोकेगी, अगर कोई रोकेगा तो वो ताकतें रोकेगी, जो ताकतें जो है आपस में मिल के एक असर जो है वो जनरेट कर सकती है या एक इन्फ्लुएंस या एक अपना दायरा कार दिखा सकती हैं। वो ताकतें होंगी जो इन चीज़ों को रोकेंगी। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन आके कहेगी अमेरिका को जंग रो दो, अमेरिका तो वो कॉरपोरेशन है, उसका जनरल मैनेजर या उसका डीजी जो है वो तो ट्रंप है, उसके नीचे मैनेजर जो है वो गटर है, जो भी अपना यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, क्या कौन है। तो ये चीज़ें, लेकिन ये है कि मैंने आपसे सिर्फ इतना अर्ज किया कि इस कन्फ्लिक्ट जिस तरह ये बढ़ता जाएगा, इसमें बाहर और ताकत की भी इंटरफेरेंस आती जाएगी। फिलहाल तो ये लिमिटेड है ईरान और अमेरिका तक। इराक में देखिए दरमियान में आया, उसने कहा फौजें निकाले। अब नेटो के कल जो बयान आ रहा था उसमें कनाडा ने, जर्मनी ने और बहुत सारे ममालिक हैं जो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो नेटो का रोल वहाँ से तो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। नेटो का तो वो इफेक्टिव रोल नहीं रहेगा अगर ये ममालिक जो नेटो के कंट्रीब्यूटिंग है फोर्सेस के, वो अपनी अपनी जो कुव्वतों को, अपनी अपनी फोर्सेस को निकाल लेते हैं। तो हम ये फोर्स ही कर रहे हैं, अब इस वक्त ये कंक्लूजन नहीं है, सही, ये कोई हतमी चीज नहीं है, लेकिन एक हालात को देखते हुए सूरत हाल, ये जंग के मामलात वो बने भी ना। ठीक है, बगीर साहब हमारे साथ रहेगा। फैसल साहब, पाकिस्तान ने बहरहाल अपना क्लियर स्टांस दे दिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पार्लियामान, पाकिस्तान की कौम जो है वो सारे इस अमल को देख रही है, लेकिन अमेरिका का बहरहाल पाकिस्तान पर अगर किसी किस्म का प्रेशर होता है अगले आने वाले वक्त में, हमने माजी में देखा था एक फ़ोन आया था और पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान अमेरिका के आगे न रुके, आप कितना पर उम्मीद हैं कि आपकी क़यादत इमरान खान किसी किस्म के अगले आने वाले प्रेशर को भी हैंडल कर ले, क्योंकि बहरहाल हमारे मुआशी मामलात तो अमेरिका के साथ गहरे जुड़े और ये है हकीकत है। देखिए, मैं आपकी बात से इस हद तक तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात जो हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वो वैध लीडर हैं जिस पे पूरी कौम को इस बात का एतमाद भी है और वो समझती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं जो अपनी बात करेंगे उस बात पे यकीनन वो फैसला सोच समझ के करेंगे, और ये फैसले, इस तरह के फैसले जो है वो यकीनन पार्लियामान में और इस लेवल पे डिस्कशन के बाद होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तक जो है, जिस तरह के नज़ीर साहब लगारी साहब कह रहे थे कि ये बातें इस वक्त फोरसीन हैं, अभी तक कंक्लूजन की तरफ तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुमाइंदा होने की हैसियत से ये बात समझता हूँ और ये बात है भी क्लियर कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान की सरजमीन अपने ने हमसायों के लिए किसी सूरत में भी जो है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, चाहे इस पे जितना मर्जी प्रेशर हो, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक पेज पर हैं और उनका यकीनन ये फैसला होगा कि हम किसी सूरत में जो हमने पहले ऑलरेडी नुकसान किया है, अफगान जंग में जो नुकसान किया है, ये जहां ये बात की जाती है कि अफगानिस्तान जंग में जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका आज तक नहीं संभल पाया, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ था, और पाकिस्तान इस जंग की वजह से 9/11 के बाद जो है जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी वो आज तक बात ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी कोशिशों के बाद अमन की सूरत हाल हुई है, तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो तो फिर खित्ते की सूरत हाल वैसी फिर खराब हो सकती है। बगीड़िया साहब जी, बगीड़िया साहब, तो वो जो आप एडिशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, 3500 ट्रूप्स जो कुवैत में लैंड की हैं, उनका तो रोल है, उनका कॉम्बैट रोल नहीं है, मतलब एक लड़ाई का वो है जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिकन फ़ौजी हैं, जो अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वो बहरीन में हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हैं या कुवैत में हैं या जहाँ हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भेजे हैं वो जो ट्रुप्स आए हैं। सो वो जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज करा, वो जनरेशन नहीं है जो एक ऑफेंसिव के लिए आपको चाहिए होती है। सही। अब दूसरी बात है, खित्ते में साफ जाहिर है
ईरान पाकिस्तान का नेबर है, इतनी बड़ी सरहद पाकिस्तान की ईरान के साथ लगती है। फिर आपने देखा कि जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या पर्शियन गल्फ या अरेबियन जब दाखिल होते हैं और गवादर से जब आप ऊपर जाते हैं तो जितनी तेल की सप्लाई है दुनिया के अपना मैक्सिमम 21% गालबन तेल की सप्लाई होती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होकर जा रही होती है। फिर हमारे गवादर के ऊपर से जो चीज़ें गुजरती हैं उसमें ऑयल सप्लाई का आप देख लें, या ऑयल सप्लाई को अगर छोड़ के आप ट्रांसपोर्टेशन देख लें, जो सी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका कितना बड़ा, दुनिया की गुड्स का कितना बड़ा पोर्शन होता है जो अपना सी रूट्स के ज़रिए किया जाता है। पाकिस्तान की पोर्ट्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो तो वो चौक हो सकती है। तो इवन बॉर्डर के ऊपर अगर उसका एक और इम्पैक्ट, एक और जो एंगल उसका वो देखना है वो ये है कि अमेरिका बहादुर अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान से कुछ डिमांड करें, और पाकिस्तान से अगर डिमांड करते हैं तो मेरी नज़र में तो गवादर तो अब वो नहीं जा सकते क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसे पहले भी हुआ था शमसी एयरबेस या इस तरह का दालबंदीन के करीब कोई जगह जो उनको सूट करे वो आपसे कह सकते हैं, उस पर फिर पाकिस्तान फैसला करना है। और पाकिस्तान ने ये तो कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के बिल्कुल, और पाकिस्तान को इसी बात पे कायम रहना चाहिए क्योंकि खित्ते के ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल हयात जब्बाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों बाप का शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि सिंध के अंदर किन मुशीरों के लिए अब खतरे की घंटी बजने जा रही है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हम अब बात करेंगे इस वक्त कि आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त आई है जिसमें कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है कि जो लोग मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं उन्हें कोऑर्डिनेटर या मुशीर लगाया जाए, वो किसी किस्म का ठीक नहीं है। दरख्वास्त आई है, इसको इंटरटेन किया गया जाएगा या नहीं किया जाएगा अगले आने वाले वक्त में है। लेकिन बहरहाल इससे पहले पिछली हुकूमत में आपको याद होगा कि मुख्तलिफ मुशीर लगाए गए थे। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं। मरियम, आज जब ये दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त लेकर आए हैं उसके बाद अदालत ने कोई इब्तदाई कार्रवाई की है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज जो है ये दरख्वास्त की गई है। वजीर हुकूमत सिंध के कुछ मुशीर, मुआवन खुसूसी और कोऑर्डिनेटर की तैनाती को जो है अदालत में चैलेंज किया गया है और अदालत ने दरख्वास्त पर तमाम मुताल्लिका इदारों को और हुकूमत सिंध को नोटिस जारी करते हुए कल यानी कि 9 जनवरी दरख्वास्त गुजार ने भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध काबीना में तकरीबन 20 गैर मुंतखब नुमाइंदे वजारतों के जो है मजे लूट रहे हैं। इंतखाबात में अवाम के मरियम कौन कौन से ये नुमाइंदे हैं जिनके नाम रखे गए? जी हाँ, देखिए बिल्कुल गैर मुंतखब मुशीर, मुआवन खुसूसी और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें से कुछ मुर्तज़ा वहाब, निसार खोड़ो और दीगर पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तुज़रा का पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ अवामी नुमाइंदों और मुआवनिन खुसूसी की तकरीरियाँ कुलअदम करार दी जाएँ। याद रहे कि दरख्वास्त में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मुशीर वज़ीर आला हैं उनको फरीक बनाया गया। उसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार कौन है? मरियम, दरख्वास्त गुजार कौन? जी हाँ, देखिए बिल्कुल दरख्वास्त में वो समाजी रहनुमा महमूद अख्तर नकवी साहब है। महमूद अख्तर नकवी जो हैं उन्होंने मजीद जो है आजकल अदालतों में जो है वो अवामी हुकूक के लिए और दीगर मामलात पर जो है अदालत में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। और आज भी चले, बहुत शुक्रिया मरियम आपका हमें आगाह करने के लिए। लगारी साहब, फिर मुआवनिन खुसूसी हैं, मुशीर हैं, अब कोऑर्डिनेटर्स अभी हालिया उनकी तैनाती 2 दिन पहले हुई है, उनके लिए खतरे की आपको लग रहा है घंटी बज गई है? फिर इससे पहले भी ये हो चुका है कि सिंध में चैलेंज किया गया था और मौला बख्श चांडियो और बाज़ दीगर मुशीर जो हैं उन्होंने इस मामले में कोई अपील में जाए बगैर या कोई और बात के बगैर उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली थी हुकूमत से और वो अलग हो गए थे। अदालत के सामने ये मामला गया है और अदालत इसके बारे में जो भी फैसला करे
तो वो उसका अदालत का अख्तियार होगा कानून के दायरे में। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। वज़ीर आज़म के दर्जनों 20 मुशीर हैं, मुआविन खसूसी हैं और मेरे ख्याल में कुछ 40-50 के करीब तर्जुमान हैं। इस तरह के ओहदे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इन मनासिब पर फैज़ हैं। और पंजाब गवर्नमेंट में भी इस तरह पहले भी रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी के मुशीरों को और मुआविन खसूसी को फ़ारिग किया गया था तो उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की हुकूमत ही मुशीरों पर चल रही थी, बल्कि उन्होंने तो कंपनियां बना ली थी जिनके ज़रिए वो हुकूमत चलाया। वहाँ से कोई महमूद अख्तर नकवी साहब नहीं होंगे यहाँ? महमूद अख्तर नकवी साहब उस वक्त इस्लामाबाद में होते थे और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्तें दिया करते थे। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, दरख्वास्तें वो देते रहते हैं। लेकिन लगारी साहब एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो शख्स, मैं निसार खोड़ो साहब है, वैसे तो वो सिंध के सदर है, वो उनको नाअहल करार दिया गया था, इसलिए वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके थे। एक नाअहल करार दिया हुआ शख्स है वो भी इस वक्त मुशीर हो जाए, हारा हुआ शख्स है वोट से वो भी मुशीर हो जाए। किसी भी शख्स को, आपको, मुझे, किसी भी को उठा के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया जाए, कोई जियाला हो, कोई पार्टी का रुकन हो, कोई जनूनी हो, कोई नूनी हो, तो ये ठीक है आपके? अगर इसको कदगन लगानी है तो क्रॉस द बोर्ड करें, क्योंकि बलूचिस्तान में भी दर्जनों मुशीर हैं, दर्जनों तर्जुमान हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से दर्जनों मुशीर हैं, दर्जनों मुआविन खसूसी हैं। अगर आइन में कोई रास्ता निकलता है तो आइन में सबके लिए एक जैसा रास्ता होगा। अगर आप सिंध को सिंगल आउट करके करेंगे तो फिर ये बात फिर उठेगी कि पहले बंगाल निशाना बनता था, अब सिंध निशाना बनता है। ये बात होगी, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होगी, और इस पर कंप्रोमाइज़ भी शायद लोग कर लें, लेकिन क्योंकि अदालत का फैसला होगा तो अदालत को भी मारूजियत में रखना होगा। अगर अदालत ये फैसला दूसरे सूबों पर भी अमल दरामद होता है उस पर, तो मेरे ख्याल में फिर अब देखते हैं कि अदालत जो है वो आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म के 5 मुशीर हो सकते हैं। अगर इसके इत्तबा करते हुए अगर सूबे में 5 मुशीर हो सकते हैं तो मुशीर की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और वो मुझे अब प्रोग्राम से भी इजाज़त चाहिए होगी। अगले आने वाले केस से दरख्वास्त के हवाले से क्या एंटरटेन किया जाता है अदालत में, आपको तजिया लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।